हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, इधर भारत को फंसाने का बहुत बड़ा प्लानिंग रचने लगा इजराइल। भारत का दोस्त होने के बावजूद भी दोस्तों उसने कह दिया कि ईरान के फोर्स यानी IRGC को आतंकी घोषित करे अपना भारत। जी हां दोस्तों, क्या वाकई में इजराइल के इस अपील को मानेगा अपना भारत, जबकि ईरान के साथ है बेहतर रिश्ता? बताएंगे किसने आखिर ऐसा कहा कि IRGC को आतंकी घोषित करो भारत। तो वहीं इजराइल को लेकर भी दोस्तों बाकी देश भारत के खिलाफ रचने लगे साजिश। बताएंगे इजराइल को लेकर अब क्या नाम जोड़ दिया भारत के साथ में। तो वहीं दोस्तों भारत के खिलाफ बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने उठा लिए हथियार, सीमा पर गश्त कर दी तेज, गांव वालों को बना लिया मोहरा। दोस्तों बताएंगे अवैध बांग्लादेशियों की क्या है कहानी, जहां पर इन घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का कड़क अंदाज, कहा हमारे दामाद हैं क्या, जल्दी जल्दी भागो अवैध बांग्लादेशियों। वहीं आपको बताएंगे भारत का विरोध दरकिनार कर पाकिस्तान और चीन का काराकोरम हाईवे पर बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे अब किस नए प्रोजेक्ट की दे दी मंजूरी। तो भारत भी कम नहीं दोस्तों, क्वाड देशों की बैठक में भारत ने भी चल दी बहुत बड़ी चाल, जिसके बाद चीन भड़क उठा। वहीं आपको बताएंगे बंगाल से अब कैसे जड़ से उखड़ने वाली है TMC। दोस्तों 100 से भी ज्यादा पार्षदों ने एक साथ दिया इस्तीफा। बताएंगे क्या है खबर। वही आयुष्मान कार्ड से किन किन बीमारियों का पैसा नहीं मिलता, ये जानकारी कोई नहीं बताएगा दोस्तों, हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत से घुसपैठिए बाहर किसी भी कीमत पर भेजने चाहिए, वरना ये दीमक की तरह भारत देश को खाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बहुत बड़ी खबर की, जहां भारत के दोस्त इजराइल ने किया भारत को ईरान के मुद्दे पर फंसाने का पूरा प्रयास। बता दें इजराइल ने बड़ी अपील कर दी कि ईरान के IRGC फोर्सेस को आतंकी घोषित करे भारत। दोस्तों ईरान के साथ संघर्ष विराम के बीच इजराइल ने भारत से बड़ी कूटनीतिक अपील कर दी है। इजराइल चाहता है कि भारत जो है वो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करे। उसका दावा है कि IRGC का प्रभाव अब मध्य पूर्व से बाहर वैश्विक सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान के साथ संघर्ष विराम के बीच इजराइल ने भारत से बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने की अपील की है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करे और तेहरान के प्रति सख्त रुख अपनाए। जानकारी के अनुसार इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के सामने IRGC के बढ़ते क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि IRGC की गतिविधियां अब केवल पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि दिल्ली के साथ कई कूटनीतिक स्तरों पर इस मुद्दे को उठाया गया है। भारत को IRGC की गतिविधि और उसके प्रभाव से जुड़े इनपुट और सूचनाएं भी साझा की गई है। इजराइल ने भारत को बताने का प्रयास किया है इन इनपुट्स के द्वारा कि देखो IRGC की जितनी भी ये गतिविधियां हैं, उसके जितने भी कारनामे हैं, वो सारे आतंकवादियों वाले हैं। एक अधिकारी ने कहा कि भारत से हमारी एक उम्मीद ये है कि वो IRGC के खिलाफ कार्रवाई करे। कई देश पहले ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। इजराइल का मानना है कि IRGC को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इजरायली अधिकारियों ने बातचीत में ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने IRGC से जुड़े प्रतिबंध और पाबंदियां लागू की है। उनका कहना है कि यह मुद्दा अब केवल मध्य पूर्व की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा बहस का हिस्सा बन चुका है। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि भारत के रणनीतिक संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ मजबूत है। भारत लंबे समय से दोनों देशों के साथ संतुलित यानी बैलेंस्ड कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आपको याद होगा दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने दिल्ली और तेहरान के रिश्तों को मजबूत और ऐतिहासिक बताया था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल से लागू संघर्ष विराम से पहले क्षेत्र में कई हफ्तों तक सैन्य तनाव बना रहा, जिसका असर वैश्विक बाजारों और ऊर्जा मार्गों पर भी पड़ा था। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जिस ईरान के साथ लगातार अपना भारत व्यापार करता आया है, ईरान जबकि भारत के बिल्कुल नजदीक है, आप कह सकते हैं कि वो पड़ोसी है। अब ऐसे में जब ये झड़प इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, तो फिर भारत ईरान के फोर्स को आतंकवादी घोषित क्यों करे? सिर्फ इजराइल के पर्सनल इच्छा को पूरा करने के लिए भारत ये कदम क्यों ही उठाए? क्यों ईरान के साथ पैर ले, जबकि भारत ईरान आपस में काफी व्यापार करते हैं? दोस्तों हम इस पर आपकी राय लेना चाहते हैं। जैसा कि इजराइल भारत का अच्छा दोस्त है, मानते हैं कि वो मुश्किल के समय में सबसे पहले बयान जारी करता है कि भारत के लिए हम खड़े हैं, लेकिन क्या अब ऐसे समय में ईरान जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है, दोस्तों इजराइल से भी अच्छे संबंध है, ईरान से भी अच्छे संबंध है, क्या ईरान के फोर्स IRGC को आतंकी घोषित करना चाहिए?
चाहिए? क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि अभी जंग के बीच ही मौजूदा खामेनी ने बड़ी चेतावनी जारी की थी। कहा था कि 25 साल में हम इजराइल को खत्म कर देंगे। इससे साफ देखा जाता है कि कितनी दुश्मनियां हैं दोनों के बीच। वहीं दोस्तों एक तरफ जहां पर इजराइल भारत से अपील कर रहा है कि ईरान के IRGC फोर्सेस को आतंकी घोषित करो, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये कह रही है कि इजराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है दूसरे देश पर अटैक करने के लिए, उनमें मोस्टली हथियार भारतीय होते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, दूसरी तरफ से भारत पर ऐसे गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इजराइल को क्या वाकई सबसे ज्यादा सैन्य साजो सामान भारत दे रहा है? ये बदनाम करने की साजिश है या फिर हकीकत है? बता दे दोस्तों, अल जजीरा भारत की व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वर्षों से कुख्यात रहा है। अल जजीरा भारत के उस लोकतंत्र पर सवाल उठाता है जिसका उसके देश में नामो निशान तक नहीं है। दोहा से चलने वाले इस चैनल ने आज तक कतर में लोकतंत्र क्यों नहीं है, इस पर चर्चा नहीं की। खैर दोस्तों, अब अल जजीरा भारत इजराइल सुरक्षा संबंध पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। इसने बताया है कि इजराइल को हथियार बेचने के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा नंबर भारत का है। जी हां, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य पूर्व और तुर्की मीडिया आउटलेट्स में भी एक सुनियोजित अभियान चल रहा है जिसमें भारत और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य और रक्षा व्यापार को लेकर एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स अक्सर गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों, हथियारों और गोला बारूद के व्यापार में आई तेजी और गाजा में इजराइल के चल रहे सैन्य अभियानों के बीच सीधा संबंध जोड़ने की कोशिश करती है और इसे फलस्तीन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और भारत के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इन रिपोर्ट्स में गाजा में इजरायली हमलों के पीछे भारतीय गोला बारूद का जिक्र किया जाता है और एक तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि गाजा में कथित नरसंहार के पीछे हथियार बेचने वाले देश भी हैं। कुल मिलाकर ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना है, ग्लोबल साउथ की एक विश्वसनीय आवाज के तौर पर उसकी विरासत और लगातार प्रासंगिकता को धूमिल करना और अरब देशों के साथ भारत के गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करना है। जाहिर तौर पर इसके पीछे अल जजीरा और तुर्की के मीडिया समूह है दोस्तों, जो भारत के वाकई में दुश्मन है। तुर्की मीडिया तो वाकई में दुश्मन है ही दोस्तों। अब आप ही सोचिए, एक तरफ जहां पर इजराइल ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है भारत से, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरक्की से जलने वाले देश की मीडिया पूरी दुनिया में और खास करके अरब देशों में भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में जहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर बदल सकता है, ऐसे में भारत को फूक फूक कर ही कदम रखना पड़ेगा, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी? तो आपकी क्या है इन पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो दुश्मन देशों के मुंह पर करारा तमाचा मारने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा ताकि उनको पता चल सके कि भारतीय एकजुट हैं ऐसे मुश्किल समय में। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, चौंका देने वाली खबर की, जहां वहीं जब से पश्चिम बंगाल में बनी है बीजेपी की सरकार, तब से पूरे बांग्लादेश बेचैनी की नींद सो रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने अब सीमा क्षेत्र में हथियार उठा लिए हैं, सीमा पर गश्त तेज कर दिया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के साथ तनाव के बीच सीमा पर गश्त को तेज कर दिया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB के जवान हथियारों संग भारत से सटी सीमा पर चौकसी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, BGB लगातार लाउडस्पीकरों और दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिए सीमा के करीब रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को भारत के खिलाफ उकसा भी रही है। हालांकि उसका कहना है कि यह जागरूकता अभियान है। BGB से सीनियर अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें चिंता है कि भारत अवैध रूप से लोगों को बांग्लादेश में ढकेल सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से ही अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ की जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में पहचान करने या पता लगाने, रिकॉर्ड या दस्तावेज से नाम हटाने, देश से बाहर भेजने या निर्वासित करने की नीति को सख्ती से लागू करने की घोषणा की है। इसके बाद से बांग्लादेशी घुसपैठियों के समूह अपने देश लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चौकी पर एकत्रित होते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ खुली सीमा की बाड़बंदी के काम को तेज किया है। BGB की 60वीं बटालियन ने रविवार को ब्राह्मण बारिया जिले के सीमावर्ती इलाकों में अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके निवासियों को चेतावनी दी और उनसे सीमा पार लोगों को धकेलने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल SM शरीफुल इस्लाम ने बताया कि हमने सीमावर्ती गांवों में निवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनसे किसी भी अवैध घुसपैठ या जबरन धकेलने के प्रयासों के खिलाफ सतर्क रहने को कहने के लिए लाउडस्पीकर से घोषणाएं शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में हमारी गश्त और निगरानी को मजबूत किया गया है। अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों व अन्य सामानों की तस्करी को रोकने के लिए खुफिया अभियान भी जारी है। यानी कि दोस्तों BJP के आते ही बेचैन हो रखा है बांग्लादेश। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के हकीमपुर बॉर्डर पर जमा हुए अवैध बांग्लादेशी
कल शाम होते होते लगातार जमावड़ा लग गया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जो अब वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं। यानी दोस्तों 1 साल से भी कम समय के अंदर में उत्तर 24 परगना जिले में स्थित हाकिमपुर बॉर्डर एक बार फिर फोकस में। अभी पिछले अगस्त में ही विशेष गहन संशोधन यानी SIR के शुरू होने से ठीक पहले हजारों बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी इसी चेक पोस्ट पर जमा हुए थे और आज सैकड़ों लोग एक बार फिर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जी और शुभेंदु अधिकारी के फैसलों के बाद अब उनका अंतिम लक्ष्य वही है, बांग्लादेश लौटना। लेकिन इस बार उन्हें एक निर्णायक नई राजनीतिक वास्तविकता ने अपने घर लौटने पर मजबूर किया है। यानी उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। पश्चिम बंगाल की नई बनी सरकार ने सीमा सुरक्षा से जुड़ी पुरानी चिंताओं को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं और अपनी सख्त 3D नीति लागू कर दी है। और ये 3D नीति है पता लगाना यानी डिटेक्ट, दूसरा है हिरासत में लेना यानी डिटेन, और तीसरा है देश से निकालना यानी डिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, घुसपैठियों की पहचान करने और उसे खत्म करने के लिए बनाई गई ये नीति हर जिले के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर स्थापित करना अनिवार्य बनाती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं खबरों में, राज्य के भीतर बिना वैध दस्तावेज के पाए जाने वाले लोगों को पकड़कर सबसे पहले उन्हें उनके मूल देश वापस भेजे जाने तक इन सेंटरों में रखा जाएगा। इस मजबूत नीति का असर तुरंत दिखाई दिया नए सख्त उपायों से जुड़े कानूनी नतीजों और जेल जाने के डर से ग्रेटर कोलकाता इलाके में बसे हजारों अवैध अप्रवासी खुद ही हरकत में आ गए दोस्तों। इनमें बेचैनी बढ़ गई और वे किसी भी कानूनी पचड़ों से बचने के लिए जल्दबाजी में अपना सामान उठाया और सीधे बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां पर लगातार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। बॉर्डर पर लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। आप यूं समझ लीजिए कल सुबह से ये लोग बॉर्डर पर पहुंचना शुरू किया था और शाम तक आते आते हजारों की संख्या में बांग्लादेशी जमा हो गए जो बांग्लादेश वापस जाना चाह रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे, वाकई में सबसे पहले वही करते दिखाई दे रही है और अपने बात पर जुबान पर उतरती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। अभी कल ही दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा और कड़क अंदाज में बयान दिया कि हमारे दामाद हैं क्या, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। हमने पुलिस को पहले ही कह दिया है कि उन्हें जेल ना भेजे, उनके खाने पीने और दवाइयों पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। क्या वे हमारे दामाद हैं? अधिकारी ने सीमा चौकी पर जमा भीड़ का जिक्र करते हुए कहा कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। वहीं पीछे से अमित शाह जी भी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। अमित शाह जी ने भी बड़ा बयान दिया, कहा देश में रह रहे घुसपैठियों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है दोस्तों। सांचू चौकी पहुंचने पर अमित शाह जी की सालों पुरानी इच्छा हुई पूरी। अमित शाह जी ने घोषणा की है कि वो इसके लिए भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो 1 साल में देश के विभिन्न राज्यों खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से लगते देश के बॉर्डर इलाकों में घुसपैठियों की वजह से असामान्य रूप से बढ़ती आबादी, अवैध रूप से बने क्लस्टर और घरों समेत अन्य साजो सामान का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी ताकि पहचाने गए घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम किया जा सके। यानी यहाँ केंद्र से लेकर राज्य तक दोस्तों लगातार अब इस कार्य में जुट गई है कि घुसपैठियों को तो देश से बाहर किसी भी कीमत पर करना ही करना है। दोस्तों केंद्र सरकार के इस कदम का क्या आप स्वागत करते हैं? क्या ये बिल्कुल सटीक कदम है? जो भी आपको लगता है दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। वहीं आपको बता दें अगली सबसे बड़ी खबर। भारत का विरोध दरकिनार कर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर काराकोरम हाईवे पर बड़ा ऐलान कर दिया। CPEC 2.0 को दे दी मंजूरी। दोस्तों वैश्विक तनाव के बीच पाकिस्तान और चीन ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान किया है। ये ऐलान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चीन दौरे के दौरान हुआ है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी। इस बैठक में ही चीन पाकिस्तान संबंधों को नए मुकाम पर पहुंचाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बोले तो CPEC का दूसरा और उन्नत चरण यानी CPEC 2.0 लागू करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण बातचीत की और चीन पाकिस्तान के सर्वकालिक रणनीतिक सहयोग साझेदारी को और गहरा करने पर एक नई व्यापक सहमति पर पहुंचे। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत 1300 किलोमीटर 808 मील लंबे काराकोरम राजमार्ग का उन्नयन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास किया जाएगा। दोनों पक्ष काराकोरम हाईवे, जिसे थाकोट रायकोट मार्ग भी कहा जाता है, उसके रीअलाइनमेंट प्रोजेक्ट को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष ग्वादर बंदरगाह की क्षमता का लाभ उठाने और इसे एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने पर सहमत हुए। चीन और पाकिस्तान ने CPEC 2.0 के तहत काराकोरम हाईवे के अपग्रेडेशन पर भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। यह मार्ग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK, गिलगित बाल्टिस्तान और ट्रांस काराकोरम शख्सगाम घाटी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस
क्षेत्र से हाईवे का गुजरना भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है दोस्तों। काराकोरम हाईवे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा को नजरअंदाज करके उसकी सीमा के अंदर से गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है, लेकिन तब भी भारत के विरोध को दरकिनार कर रहा है दोस्तों ये दोनों देश। लेकिन वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है चाइना, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी जिनपिंग का दबा दिया टेटुआ दोस्तों। क्वाड देशों ने भारत में चली समुद्री चाल तो भड़क गया चीन। अब कहने लगा कि तीसरे देश को निशाना बनाना बंद करो। दोस्तों चीन ने नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की बैठक का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को क्वाड के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने क्वाड देशों के समुद्री निगरानी पहल शुरू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन अपने खिलाफ विशिष्ट छोटे समूहों का विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वाड को लेकर चीन का रुख स्पष्ट है। चीन शुरू से ही क्वाड को अपने खिलाफ बना एक सैन्य समूह बताता है। माओ निंग ने कहा कि हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाना चाहिए। हम किसी विशेष छोटे समूह या गुटों के बीच टकराव का समर्थन नहीं करते हैं और कोई भी सहयोग क्षेत्र के देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को कमजोर नहीं करना चाहिए। तो भैया चीन जब इतनी समझ तुम्हारे अंदर है ही, तो फिर भारत भी तो विरोध कर रहा है काराकोरम हाईवे का, सीपीईसी 2.0 का, तब तुमने भारत से बात क्यों नहीं की? यानी कि जब तुम करो तो कोई दिक्कत नहीं, भारत करे तो तुम्हें परेशानी होने लगी है। तो यह है दोस्तों चीन की चालें, लेकिन भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वही जानकारी ये भी है कि क्वाड देश के इतिहास में पहली बार साथ मिलकर पोर्ट बनाएंगे। भारत के 3 लाख गिरमिटिया का घर है फिजी दोस्तों, जिससे चीन को घेरने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फिजी में मिलकर एक बंदरगाह बनाने पर सहमति जताई है। ये एक ऐतिहासिक घोषणा है कि और इसका मतलब है कि चीन को घेरने के लिए पहली बार कोई सैन्य कदम उठाने की तरफ चारों देश बढ़े हैं। फिजी में बंदरगाह बनाने का मतलब है कि प्रशांत महासागर में चीन को काउंटर करने का महाप्लान तैयार किया गया है। वहीं इस मीटिंग में दोस्तों ईरान को टेंशन देने वाला भी मैसेज जारी किया गया है। हॉर्मुज खोलने पर क्वाड में हुई बातचीत। जी हाँ, दिल्ली में हुई क्वाड की बैठक में हॉर्मुज का मुद्दा भी छाया रहा। इस संगठन में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्दी से जल्दी खोलने पर चर्चा की। क्वाड की इस मीटिंग से ईरान को टेंशन देने वाला मैसेज निकला है। दरअसल इस मीटिंग में हॉर्मुज को खोलने और बिना रुकावट के जहाजों के गुजरने पर बात हुई है। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी ने कहा है कि आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चीन पाकिस्तान को भारत की बड़ी चेतावनी, कह दिया कश्मीर पर दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर पर बयान देने वाले चीन पाकिस्तान को भारत ने लगाई लताड़। चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र आने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चीन पहुंचने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कश्मीर का जिक्र किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने चीन को जम्मू और कश्मीर की हालिया स्थिति बताई। इस पर चीन ने भी हामी भरी। चीन ने भी कहा कि यह विवाद वाकई में पुराना है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। जिसके बाद अब भारत का विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। किसी भी दूसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। चीन और पाकिस्तान के बीच जॉइंट स्टेटमेंट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बेवजह जिक्र को पूरे तरीके से खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके कुछ हिस्से भारत के संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भारत पाकिस्तान के अवैध और जबरदस्ती किए गए कब्जे को वैध बनाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, वहीं हर कोई हैरान था कि पाकिस्तान कैसे हिंदुओं के नाम पर शहरों के नाम को रख सकता है, और ठीक वही डाउट दोस्तों सच्चाई में भी बदल गया। जी हाँ, आपको बता दें, अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि विरासत सहेजने के नाम पर पाकिस्तान ने दुनिया को झांसा दिया था। हिंदू नाम रखने वाले फैसले पर यू टर्न ले लिया है पाकिस्तान ने। अब इस्लाम पूरा नहीं होगा कृष्णा नगर नाम बदलने वाले फैसले पर पाकिस्तान ने लगा दी रोक। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने क्षेत्र के पुराने इतिहास को लौटाने के लिए कुछ नामों को बदलने का फैसला लिया था, लेकिन अब कट्टरपंथी और ब्लॉगर्स के दबाव में उन्होंने यह फैसला बदल डाला। पाकिस्तान की स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब ना तो बाबरी मस्जिद चौक का नाम जैन मंदिर रोड होगा और न ही मुस्तफाबाद का नाम धर्मपुरा होगा। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुखिया मरियम नवाज सरकार ने 20 मई को कई क्षेत्रों के नाम 1947 के पहले के नामों पर करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा आदेश भी जारी किया था। बता दें कि यह फैसला
लाहौर हेरिटेज रियाज रिवाइवल की बैठक के दौरान लिया गया था। इसकी अध्यक्षता नवाज शरीफ ने की थी, लेकिन अब अपने मुल्क के कट्टरपंथियों के आगे मरियम नवाज ने घुटने टेकते हुए नाम बदलने के फैसले को वापस ले लिया है। जब मरियम नवाज का ये फैसला दुनिया को पता चला था तो सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक कट्टरपंथी देश में ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मुस्लिम मुल्क में हिंदू मोहल्लों के नाम भला कैसे कोई लेगा, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में। लेकिन तब इस फैसले पर पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध हो रहा था। आखिरकार अब जब विरोध बढ़ा तो मरियम नवाज ने इलाकों के नाम बदलने का फैसला टाल दिया। आप भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या आप भी चौंक गए थे जब आपको पता चला था कि पाकिस्तान में कुछ जगहों के नाम हिंदू के नाम पर रखे जाएंगे। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां बकरी ईद से पहले मौलाना अरशद मदनी की मुस्लिम समुदाय से बड़ी अपील। कहा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचे। जमीयत उलेमाए हिंद यानी AM के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम समुदाय से सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करने का आग्रह करते हुए मंगलवार को उनसे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने को कहा। जमीयत द्वारा जारी बयान के मुताबिक मौलाना मदनी ने मुसलमानों से कुर्बानी की तस्वीरें व वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने और साफ सफाई सुनिश्चित करने की भी अपील की। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अब तक की सबसे बड़ी जानकारी, TMC में हुआ खेला। 100 से भी ज्यादा पार्षदों ने दे दिया इस्तीफा। बीजेपी की बैठक में 6 विधायकों संग पहुंची सांसद काकोली। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर हलचल जारी है। TMC सांसद काकोली घोष ने खुलकर असंतोष जताना शुरू कर दिया है, जबकि TMC के नगर निकायों में चल रही अंदरूनी कलह की वजह से सामूहिक इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच मंगलवार को काकोली समेत पार्टी के 6 विधायकों ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद TMC में इस सियासी भूचाल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। काकोली ने हाल ही में जिला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस TMC का अंदरूनी कलह ने अब खुला रूप ले लिया है। पार्टी के 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं 12 साल सांसद काकोली घोष ने खुलकर असंतोष जताते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मंगलवार को काकोली घोष समेत TMC के 6 विधायकों ने भाजपा शामिल राज्य सरकार की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में यह बैठक हुई थी। ऐसे में देखकर तो यही लग रहा है कि बंगाल में TMC हार क्या गई, अब उसका राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है। लगता है ममता बनर्जी सरेंडर करने वाली हैं। चुनाव से पार्टी से जैसी हालत TMC की बनती जा रही है दोस्तों, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाली जानकारी ये भी सामने आई है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी के साइबर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। इन्होंने सनातन धर्म पर किया था टिप्पणी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सत्ता गंवाने के बाद मुश्किलों का दौर बढ़ता जा रहा है। एक और जहां पार्टी के भीतर समर्थन कमजोर पड़ रहा है, वहीं अब उनके खिलाफ कानूनी विवाद भी सामने आने लगे हैं। ताजा मामला सिलीगुड़ी का है, जहां एक वकील रिंकी चटर्जी ने साइबर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आयुष्मान कार्ड से किन किन बीमारियों का पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों, दुनिया अपनी खबरों में ये बताती है कि आयुष्मान कार्ड से या योजनाओं में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिरकार इसके पीछे क्या है और किन किन बीमारियों का पैसा आपको नहीं मिलता है। तो आपको बता दें, ये काफी लोगों का सवाल था। काफी टाइम से लोग कमेंट में सवाल पूछ रहे थे कि आयुष्मान कार्ड के बारे में बताइए, तो हम ये जानकारी सामने लेकर आए हैं दोस्तों। दरअसल बीमारी जो है वो कभी बताकर नहीं आती। एक गंभीर बीमारी या अचानक अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आम आदमी की सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो सकती है। इसी परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब और आवश्यकतामंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। देश के करोड़ों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद हर तरह का इलाज पूरे तरीके से मुफ्त हो जाता है, जबकि सच ये है कि इस योजना के कई नियम है दोस्तों और सीमाएं भी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका खर्च मरीज को खुद उठाना पड़ सकता है। अगर इन नियमों की जानकारी नहीं है तो अस्पताल में बड़ा बिल देकर परेशानी बढ़ सकती है। तो बिना देरी किए आपको बता दें कि आयुष्मान भारत कार्ड यानी PMJAY किन बीमारियों का फ्री इलाज कवर होता है। उसमें पहला हृदय रोग, दूसरा कैंसर का इलाज, तीसरा न्यूरोलॉजिकल रोग, चौथा है किडनी व यूरिनरी रोग, पांचवा है लीवर व पेट की बीमारियां, छठा है सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, COPD, TB, न्यूमोनिया, ILD, सातवां है हड्डी व जोड़, आठवां है स्त्री रोग व प्रसूति। ये बोले तो
तो नॉर्मल प्लस सी सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी, ओवरी सिस्ट, बांझपन। 9वां है बाल रोग, मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपको बता दें इसमें क्या कवर नहीं होता। पहला है ओपीडी परामर्श कवर नहीं होता। अगर आप जाते हैं ओपीडी में दवाई लेकर आ जाते हैं सर दर्द वगैरह इन चीजों का, तो कवर नहीं होता। वहीं कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं होती, प्रजनन या आईवीएफ कवर नहीं होता, और नशे या स्वयं प्रेरित चोटें कवर नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या आपको समझ में आता है हम आपको बता दें। सबसे पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आयुष्मान योजना केवल अस्पताल में भर्ती होने पर ही काम करती है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य बुखार, सिर दर्द, खांसी या हल्की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसका खर्च इस योजना में शामिल नहीं होता, जिसको ओपीडी कहा जाता है, यानी बिना भर्ती हुए डॉक्टर की फीस, क्लिनिक विजिट या सामान्य जांच का पैसा मरीज को खुद देना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ ब्लड टेस्ट, एक्सरे या सामान्य चेकअप कराने अस्पताल जाते हैं और भर्ती नहीं होते हैं तो उसका खर्च आयुष्मान कार्ड से कवर नहीं होगा। ये बात जानना बहुत जरूरी है, वरना हर कोई अस्पताल में मामूली सिर दर्द के लिए भी आयुष्मान कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कोई सवाल हो या आगे कोई और जानकारी आप चाहते हो तो जरूर कमेंट में पूछिएगा दोस्तों। हम या तो कमेंट में जवाब दे देंगे या फिर वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।